वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सी एम पीसीबी। आज मैं आप लोगों के सामने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का बुक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। होता है ये ना कि मैं केवल बुक ही पढ़ाऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा, केवल लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि होता है ना कि जैसे एग्ज़ामिनेशन टाइम हो तो आपको बस यही लगता है, बहुत लोगों को लगता है बस कोई पढ़ के सुना दे बस, तो हमें यही काफ़ी है। और जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो ऐसा भी होता है कि कोई पढ़ के सुना दे बस, मैं कॉलेज में जाऊँ वहाँ पर फटाफट बता दूँ आंसर। तो मैं वही करूँगा, मैं आप लोगों के सामने वही प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। तो पहला तो पेपर है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। चलिए ठीक है, देखते हैं। किताब तो आप पहचान ही लीजिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। और इसका यही सिलेबस है और इसका विषय सूची ये भी है, आप इसे देखते रहिए। आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। थोड़ा फ़ोटो लगता है गड़बड़ हो गई, चलिए ठीक है, बोर्ड में ठीक है। और इसका नेक्स्ट है ये, ठीक। और कुल मिला के यूनिट 4 तक है। चलिए ठीक है। तो पहला आपका चैप्टर है शिक्षा एवं दर्शन, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, आप बस सुनते रहिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर। शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी के अनुसार शिक्षा प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का इसी संबंध में प्रमुख दार्शनिक लॉक के अनुसार पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व को उसके विकास हेतु प्रभावित करता है। चलिए ठीक है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ने चल रहे हैं। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डीको। ई का अर्थ भीतर से और डीको का अर्थ बाहर से निकालना अथवा आगे बढ़ाना। इसी प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुसियर का अर्थ विकसित करना अथवा निकालना है तथा दूसरे एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना और बाहर निकालना या विकसित करना। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। शिक्षा की कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। अकॉर्डिंग टू सुकरात, एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आसान कर देता हूँ। पहले तो मैं ई और डी को का मैं बता दे रहा हूँ, ई और डी को, ठीक है ना। यहाँ पर ई का अर्थ है भीतर से, यानी इनसाइड, और डी को का अर्थ है बाहर निकाला, टू लीड आउट। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। चलिए ठीक है, दूसरे पेज पर हम चलते हैं। चलिए ठीक है। विवेकानंद के अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन।
टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। अकॉर्डिंग टू टैगोर, एजुकेशन मीन्स इनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ओन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन डेवलप्स इन बॉडी एंड द सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एजुकेशन डेवलप्स man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, godness and the beauty। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं का विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसे संभावनाओं को पूर्ण करती है। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति है। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो घोष, एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन्स माइंड एंड स्पिरिट, इट इज़ द एवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। According to Rousseau, education is the development from within, not an accretion from without. It comes through the working of natural instincts and not through response to external forces। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। विभिन्न विद्वानों तथा शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा शिक्षा शब्द दी गई परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा एक सौदेशपूर्ण, सतत, गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अच्छे ढंग से समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है। स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सारांश रूप में शिक्षा को निम्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जैसे देखें, शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। एजुकेशन इज द अमोर्टाइजेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। चलिए देखते हैं नैरो मीनिंग इसकी क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालकों और शिक्षालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। अन्य शब्दों में, जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षण, विशेष काल, विशेष पद्धति तथा विशेष पाठ्यक्रम तक निश्चित हो जाता है। विद्यालय में शिक्षक बालक को वही शिक्षा देता है जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक है। रेमांड के अनुसार संकुचित से अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्म विकास और उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर एवं नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, समाज या राज्य द्वारा डाले गए। प्रोफेसर डेबर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रूफ ड्राइवर, एजुकेशन इज द प्रोसेस विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड।
वास्तव में संकुचित शिक्षा से बालक को पुस्तकीय ज्ञान बुकिश नॉलेज तो प्राप्त हो जाता है, किंतु तो उस तोते के समान रटने वाली शिक्षा को प्राय शिक्षा ना कहकर उसे अध्यापन या निर्देश इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, आप तो लोग जानते हैं जो गहन अध्ययन करता है उसे शिक्षा कहा जाता है, या ना कि रटने वाले को। बिल्कुल बात सही बात है। चलिए संकुचित अर्थ की परिभाषाएं विशेषताएं सुन लेते हैं। परिभाषा नहीं, विशेषताएं। ठीक है, शिक्षित संकुचित अर्थ की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरो मीनिंग्स। शिक्षा के संकुचित अर्थ की निम्नलिखित विशेषताएं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बालक का मानसिक विकास मात्र होता है। इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान न देकर केवल एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है, जो कि अपने ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यपुस्तक आदि सब पूर्व निश्चित होते हैं। चलिए ठीक है, और देखते हैं इसके। अभी है ये संकुचित अर्थ में शिक्षा में पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों, प्री डिटरमाइंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा में पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों। ठीक, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का स्थान, प्लेस व क्षेत्र एक निश्चित चार दीवारी के अंदर सीमित होता है। मुख्य रूप से वह स्थान है विद्यालय, जहाँ पूर्व निश्चित विद्यालय भवनों में शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः शिक्षा के संकुचित अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कौन सा शिक्षा शास्त्री हैं। जी.एच. थॉमसन के अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए, अकॉर्डिंग टू जी.एच. थॉमसन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल विथ ए व्यू टू प्रोड्यूसिंग ए परमानेंट चेंज इन हिज हैबिट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड। शिक्षा का व्यापक अर्थ पे हम आते हैं। देखें शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या है। वाइडर मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सकता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती और ना ही ये पूर्व नियोजित एवं औपचारिक होते हैं। इसे कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा ना। इस दृष्टि से शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। लाइफ इज़ द एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द लाइफ। शिक्षा मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास है। महात्मा गांधी का याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing out of the best in child and main body, mind and spirit। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। नया मीनिंग है, बढ़िया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में समाहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। देखते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। नेक्स्ट पर देखते हैं शिक्षा की प्रकृति। नेचर ऑफ एजुकेशन स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। शिक्षा की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। शिक्षा का स्वदेश व सचेतन प्रक्रिया। शिक्षा एक स्वदेश व सचेतन प्रक्रिया। एजुकेशन इज द
परपोसिव एंड द कॉन्शियस प्रोसेस। शिक्षा एक निरुद्देश्य व अचेतन प्रक्रिया ना होकर एक सौद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया होती है, क्योंकि शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए सोच विचार कर व जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा निश्चित उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण विधि द्वारा सोच समझकर प्रदान और प्राप्त की जाती है, जिसमें व्यक्ति इंडिविजुअल तथा समाज दोनों के हित को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार दी जाने वाली शिक्षा सप्रयोजन और सचेतन होती है। तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब एक ही अर्थ है, उलट पुलट कर दिया हुआ है। शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। एजुकेशन इज द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इनर पावर। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास मात्र ही नहीं, बल्कि यह उनका सर्वांगीण व पूर्ण विकास है। आधुनिक युग में जब से शिक्षा में मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, तब से बालक में अंतर्निहित शक्तियों इनहेरेंट पावर्स पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। अब शिक्षक बालक के ऊपर ब्रह्म बाह्य ज्ञान को लादने का प्रयास न कर उसमें अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास कर उसका जीवन सफल बनाने का प्रयास करता है। एडिशन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों एवं गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिसे शिक्षा के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत असंभव है। सॉरी, मैंने वहाँ पर ब्रह्म बोल दिया था, वो बिल्कुल भी वो वर्ड नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं शिक्षा का तीसरा पॉइंट। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक व व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों व संभावनाओं को लेकर जन्म लेता है। सामाजिक वातावरण में बालक की उन शक्तियों का विकास होता है। समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों से वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपना विकास करता है। जिस बालक को जितने अधिक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, उसके विकास में उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है, अतः शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द स्कूल नॉलेज। अधिकांश लोग शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि बालक पर जो जो तत्व प्रभाव डालते हैं वे सब शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के लिए संसार के समस्त प्राणी शिक्षण का कार्य करते हैं। भारत में महर्षि कणाद को ही ले लीजिए, वह चींटी तथा अन्य छोटे जीव जंतुओं को उनके विशेष गुणों के कारण अपना गुरु मानते थे। शिक्षा का व्यापक अर्थ इसी मंतव्य को प्रकट करता है। बताइए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ना। बताइए, चींटी और अन्य छोटे जंतुओं को अपना गुरु मानते थे उनके विशेष गुणों के कारण। बताइए, हम लोग तो चींटियों को मार डालते हैं। बताइए, कभी कभी पैरों के नीचे आ जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। एजुकेशन इज द प्रोग्रेसिव चेंज। वस्तुतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं आदि का प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के परिणामस्वरूप उसके व्यवहार एवं अनुभव में प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में परिवर्तन करना आवश्यक भी है, ताकि वह समाज में एक सरल एक शिक्षित व्यक्ति के नाम से जाना जा सके। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शिक्षा कनिंघम के अनुसार, कनिंघम इम्पोर्टेंट है, समाज में एवं व्यक्ति दोनों के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवर्तनों को लाती है। कनिंघम के अनुसार, इन इंग्लिश आई कैन एक्सप्लेन, फ्रॉम बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज डेट ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल, एजुकेशन इज द ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ चेंजेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द टू डायमेंशनल प्रोसेस। हमें यह समझ लेना चाहिए कि शिक्षा केवल शिक्षक ही सक्रिय होकर बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को परस्पर सक्रिय सहयोग करना पड़ता है। इस बात की पुष्टि करते हुए एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस। डीवी ये इंपॉर्टेंट है भाई। डीवी एडम्स ने जो दिया था बाइपोलर, और यहाँ डीवी ने उसको खारिज करते हुए कहा शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों का कहना है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा के 3 अंग हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। समझ गए हो ना कि बिना पाठ्यक्रम के बाद शिक्षक बालक को क्या पढ़ाएगा।
शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से न होकर उन सब विचारों, भावों, मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। पाठ्यक्रम ही वह महत्वपूर्ण बिंदु जो शिक्षक और बालक दोनों बिंदुओं को मिलाता है, इसलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया अनवरत रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ अनुभव द्वारा प्राप्त करता रहता है और इन्हीं अनुभवों से वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। स्पष्ट है कि शिक्षा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो एक निश्चित अवधि अथवा विद्यालय जीवन में ही समाप्त हो जाए, यह तो बिना समाप्त हुए चलती रहती है। इसलिए शिक्षा को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। 9वां पॉइंट है शिक्षा का। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। व्यक्ति का संतुलित विकास तभी संभव है जब वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर ले। अपने स्वयं के तथा अपने वातावरण के साथ जब तक व्यक्ति का समायोजन नहीं होगा, व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो रहेगी, उसमें चिंता तथा तनाव रहेगा, फलतः वह मानसिक उद्वेगों से प्रेरित रहेगा और किसी भी प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा। शिक्षा के द्वारा बालक में पर्यावरण के साथ संयोजन करने की शक्ति विकसित की जाती है, जिससे वह मानसिक संघर्षों से बचता हुआ अपना संतुलन विकसित कर सके। 10वां पॉइंट है शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रीग्रुपिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। मनुष्य तथा बालक अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहारों का परिमार्जन कर लेते हैं तथा नई नई क्षमताओं से कौशल का विकास कर लेते हैं, यही शिक्षा कहलाती है। जबकि कुछ लोग अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठा पाते। व्यक्ति जब अपने अनुभवों का पुनर्संगठन करता है जिससे प्रत्येक अनुभव उसे अधिकतम लाभ दे सकें और उसकी शिक्षा प्रणाली में ऐसा स्थान ग्रहण कर सके जहाँ से वह उस अनुभव का सर्वोत्तम लाभ ले सके, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा अनुभवों का पुनर्संगठन है। चलिए शिक्षा का विषय विस्तार या क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है 1.1.5 पॉइंट। चलिए आइए, शिक्षा का संबंध जीवन से है, इसलिए शिक्षा के विषय विस्तार के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं और समस्याएं आती हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसके पूर्वजों के द्वारा संग्रहित धरोहर, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत और उनके संचित अनुभवों का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे उसको उसके जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। लेकिन ये अनुभव, विरासत और धरोहर इतने व्यापक हैं कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मानव की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उपयोगी विषय वस्तु का पृथक पृथक विषयों के रूप में चयन कर लिया जाता है, जिससे व्यक्ति सहजता, सरलता और स्वाभाविकता के साथ उन्हें सीख सके। इस प्रकार से जीवन के विविध क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को अलग अलग विषयों के रूप में प्रस्तुत करके शिक्षा के विषय विस्तार या क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पॉइंट शिक्षा दर्शन। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति दो विभिन्न दृष्टिकोण हैं। उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र और शिक्षा का संबंध शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को सामाजिक। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक समाजशास्त्र। समाज, इसका एक्सप्लेनेशन है। समाज और शिक्षा का संबंध शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को सामाजिक पृष्ठभूमि और समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करता है। इसमें समाज की आवश्यकताओं, सामाजिक अंतःक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंधों आदि पर विचार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, रुचियों और अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्मृति, चिंतन और कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निश्चित की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के लिए स्वरूप, सीखने की दशाओं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के सिद्धांतों तथा नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का इतिहास है। 14 पॉइंट है शिक्षा। इसके अंतर्गत हम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं जब तक कि हम आदिकाल से लेकर अब तक की शिक्षा का जो स्वरूप रहा है, उसकी जो व्यवस्था रही है, उसके जो परिणाम रहे हैं, उनका सबका अध्ययन नहीं करते
तब तक हम अपने लिए उचित शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर सकते। 5वां पॉइंट है तुलनात्मक शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। इसी जानकारी को प्राप्त करके हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था के गुणों व अच्छाइयों को हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपना सकते हैं और एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के में सफल हो सकते हैं। 6 पॉइंट है शैक्षिक समस्याएं। इसके अंतर्गत देश की वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और इसके समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं। प्रमुख समस्याएं जैसे अपव्यय और अवरोधन की समस्या, अनुशासनहीनता, जनसंख्या शिक्षा की समस्या, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की समस्या आदि। इन समस्याओं के कारण का विश्लेषण करके उनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है, तभी देश में शिक्षा का व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। सबको पता है भाई। 7 पॉइंट है शिक्षा शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। इसके अंतर्गत शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है, राज्य का इसमें किस प्रकार सहयोग है, प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के गुण एवं कर्तव्य, बच्चों का प्रवेश, उनका वर्गीकरण आदि के अध्ययन में हम शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ होते हैं। 8वां पॉइंट है शिक्षण कला एवं तकनीकी। शिक्षण प्रक्रिया में सीखना और सिखाना दोनों क्रियाएं आती हैं। भिन्न भिन्न स्तरों के बच्चों को भिन्न विषयों को पढ़ाने और कौन कौन सी विधियों का निर्माण हुआ है, उनमें कौन सी विधियां उपयोगी हैं और इन विधियों को अपनाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब की चर्चा शिक्षण कला एवं तकनीकी के अंतर्गत की जाती है। शिक्षण की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट है वे नीड ऑफ एजुकेशन। दूसरा टॉपिक है नवजात शिशु शिक्षा की आवश्यकता। नीड ऑफ एजुकेशन। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। वह ना बोलना जानता और ना चलना फिरना, उसका ना कोई मित्र होता और ना शत्रु। यही नहीं, उसे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ज्ञान भी नहीं होता और ना ही उसमें किसी आदर्श तथा मूल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। वही दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणाम स्वरूप वह सनय सनय धीरे धीरे प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य बन जाता है। शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास किया जाता है। मानव जीवन को उन्नत एवं खुशहाल बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की उन्नति कर सकता है। शिक्षा की मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं भैया कौन कौन जरूरत है। व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, ठीक है। शारीरिक विकास के लिए भी जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के चारित्रिक नैतिक विकास हेतु, व्यक्ति के संवेगों एवं सकारात्मक सुधार के लिए, मनुष्य के आध्यात्मिकता विकास हेतु, मनुष्य को कुशल व्यावसायिक कौशल या आर्थिक कौशल, जीविकोपार्जन की कला में सहायता प्रदान करने हेतु वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक होता है, मनुष्य में सामाजिकता के विकास हेतु होता है। संक्षेप में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की परम आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा के विभिन्न रूप या प्रकार, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। इस संबंध में अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया, शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदर्श एवं शक्तियों का विकास करना है, जिससे वह उचित स्थान बना सके और उसका प्रयोग वह स्वयं और समाज के आदर्श उद्देश्यों के लिए कर सके। जेम्स के अनुसार शिक्षा उन कार्यों तथा आदर्शों का संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में स्थान दिलाते हैं।
रेमंड के अनुसार शिक्षा को विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे मानव विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण अनुकूलन करता है या कर सकता है। इन सभी विचारों से एक बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा के दो रूप हैं। एक स्वरूप अनादि है, यह सदैव समाज में प्रक्रिया में निहित रहेगा, और दूसरा रूप औपचारिक है। इन्हीं स्वरूपों को शिक्षा शास्त्री विभिन्न नामों से व्यक्त करते हैं, परंतु शिक्षा परंतु शिक्षा का मूल एक ही है। विद्वानों ने शिक्षा के चार स्वरूपों का वर्णन किया है: नियमित एवं अनियमित शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। चलिए देखते हैं नियमित तथा अनियमित शिक्षा अथवा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा के स्वरूप नियमित यानी फॉर्मल, औपचारिक है ना। शिक्षा के स्वरूप नियमित यानी फॉर्मल शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है, इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नियमित शिक्षा विद्यालय की शिक्षा पर ही विचार किया जाता है, केवल विद्यालय पर इसमें जोर दिया जाता है, इसी पर विचार किया जाता है, और इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नियमित शिक्षा के अंतर्गत पूर्व योजना अनुसार कार्य होता है। बालक को निश्चित स्थान एवं समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है, हर चीज़ निश्चित होता है इसमें। यह शिक्षा ना होकर निर्देश है एक प्रकार से। अनियमित शिक्षा इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ गर्भकाल से ही होता है। उधर स्थित बालक के पूर्ण विकास से लेकर समाज में उचित स्थान प्राप्त करने तक यह क्रम चलता रहता है। पूर्व योजना अनुसार इस अनियमित शिक्षा का पता नहीं चलता। व्यक्ति हर समय किसी न किसी रूप में कुछ सीखता रहता है। नियमित और अनियमित शिक्षा के अंतर को स्पष्ट करते हुए भाटिया के अनुसार शिक्षा निर्देश से अधिक श्रेष्ठ एवं उत्तम है। ये भाटिया के अनुसार, भाई तमन्ना भाटिया नहीं है, शिक्षा जो है भाटिया के अनुसार कह रहे हैं शिक्षा निर्देश से अधिक श्रेष्ठ एवं उत्तम है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अनियमित शिक्षा भी आप पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं और कुछ अनिश्चित होती हैं। अनियमित यानी अनौपचारिक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। प्रत्यक्ष शिक्षा से तात्पर्य उन निर्देशों से है जो बालक की कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं। अध्यापक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है और उसके व्यवहारिक पहलुओं पर भी अपने विचार प्रकट करता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक का योगदान प्रत्यक्ष नहीं होता, वह केवल वातावरण का निर्माण करता है और छात्र उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। छात्र अपने समूह, परिवार, समुदाय तथा खेल के समूह से अनेक प्रकार के गुण अवगुण सीखते हैं। इसलिए रॉबर्टसन का विचार है निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है और शिक्षा के जीवन के साथ समाप्त होती है। अतः शिक्षा का स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में व्यक्ति को प्रभावित करता है। पता ही चल गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, 2-3 बार सुन लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आराम से बोला है, हर चीज़ को स्पष्ट, एक एक लाइन नहीं छोड़ूंगा, हर एक लाइन बोलूँगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा टाइप है इसका एजुकेशन का, व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से है। प्राचीन काल में राज दरबारों में राजा लोग अपने पुत्रों की शिक्षा व्यक्तिगत रूप से कराते थे। आज भी ट्यूशन परंपरा इसी का प्रतीक है। समझ गए होंगे ना। शिक्षा एक बालक को शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रुचियों, आदर्शों, प्रकृति एवं योग्यता का पूरा विकास हो। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से है। इसके अंतर्गत एक आयु समूह, योग्यता एवं रुचि वाले बालकों को समान रूप से समान विषयों तथा व्यवहारों में शिक्षण दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का दूसरा रूप है। संभवतः इसलिए J.S. मैकेंजी ने संकुचित शिक्षा को मानव शक्तियों के विकास हेतु चेतनायुक्त प्रयास बताया है। शिक्षा से ऐसी आशा की जाती है कि वह समाज के लिए बालक को उपयोगी बनाए। इसलिए शिक्षा चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक, शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामाजिक वातावरण में समायोजन के योग्य बनाना है। चौथा टाइप है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामान्य वृत्तियों, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का विकास करना है। इस प्रकार की शिक्षा में बालकों की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है। इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, यह तो केवल बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क
और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख है। जहाँ तक विशिष्ट शिक्षा का प्रश्न है, इसमें बालक को किसी स्थिति में विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण इसी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा नियमित शिक्षा का ही परिवर्तित रूप है। शिक्षा के इन रूपों पर विचार करने के उपरांत हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखते हैं किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शिक्षा मानव विकास का माध्यम है प्लेटो के अनुसार। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उन सभी सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसका वह पात्र है। शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है, उसकी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा व्यवहारों को प्रशिक्षण देती है। शिक्षा के दोनों रूप मानव व्यवहारों को प्रशिक्षण देकर समाज के अनुकूल बना देते हैं। वास्तविकता यह है कि जीवन के सभी अंगों, शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा जीवन का मार्ग पर निर्देशित करती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक एवं अध्यापक वातावरण में अपने जीवन के भावी रूप का निश्चय कर लेते हैं। शिक्षा उन्हें आवश्यक निर्देशन देकर राह पर लाती है। शिक्षा बालक की अभिवृद्धि करती है। बालक में उसकी शारीरिक एवं मानसिक अभिवृद्धि शिक्षा के द्वारा ही होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने चरित्र के प्रशिक्षण, व्यवहार तथा व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि एवं साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक रुचियों के विकास के द्वारा ही अभिवृद्धि अपेक्षित बताई है। अतः शिक्षा का स्वरूप चाहे जैसा हो, शिक्षा का उद्देश्य बालक के संपूर्ण विकास से है। यह संपूर्णता जीवन को व्यवस्थित करती है और ऐसी संपूर्णता केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जाती है। समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ें एक ही बात पर निर्देश करती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बच्चों का विकास। चलिए देखते हैं औपचारिक शिक्षा, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। औपचारिक शिक्षा वह जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भली प्रकार से जानता है कि वह उसे शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं और तथा जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम ज्ञान को निश्चित शिक्षण पद्धति द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि हैं। ये है औपचारिक शिक्षा। सब कुछ निश्चित है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ क्या पढ़ना है, सब कुछ निश्चित है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। चलिए देखते हैं इसका भी क्या है। औपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित सचेष्ट प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाओं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे एक सुनिर्धारित समय में पूरा करना होता है। अपन सब क्या करते हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। सब चीज़ का निश्चित टाइम है, कब परीक्षाएं होनी है, कब हमें तैयार करना है, क्या तैयार करना है, सब कुछ निश्चित है। तो ये हमारी क्या शिक्षा क्या है, औपचारिक ही। सामान्य शिक्षा औपचारिक शिक्षा का नियोजित पाठ जिसे एक सुनिर्धारित समय पूरा करना था। यह अत्यंत कष्ट साध्य है तथा परिश्रम चाहती है। समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक बालक विद्यालय जाता है यह शिक्षा तभी तक चलती है। समझ में आया ना? औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले या किसी निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले। औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। हमें क्या बनना है औपचारिक शिक्षा ही बताती है ना। औपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल एज ए मीडियम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। देखते हैं क्या है। समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक अभिकरणों द्वारा करता है। इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण विधियाँ व पाठचर्या की रूपरेखा तैयार कर शिक्षकों की देखरेख
एवं निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये अभिकरण पूर्व निर्धारित होते हैं और इनके अपने नियम व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। साथ ही साथ ये अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष साधन भी कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक अभिकरण व सामाजिक समूह अथवा संगठन है जिनका निर्माण समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, जैसे शिक्षण संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आदि। विद्यालय क्या है देखते हैं। विद्यालय शिक्षा के औपचारिक अभिकरण फॉर्मल एजेंसी होते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द स्कोला या स्कोल से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, लेजर। विद्यालय का निर्माण बालकों की शिक्षा देने हेतु किया जाता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियां पहले से ही सुनिश्चित होती हैं। सब कुछ निश्चित है, वही फॉर्मल ही चल रहा है। रॉस के अनुसार, J.S. रॉस के अनुसार विद्यालय वह संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। जॉन डीवी के अनुसार कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। विद्यालय का महत्व। औपचारिक शिक्षा के साधन में विद्यालय का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था बालकों को समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं सर्वांगीण विकास हेतु सुचारू रूप से करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु किसी न किसी व्यवसाय में लग जाता है, इसके लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है। आज विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा में भी शिशु शिक्षा तक की व्यवस्था के लिए विद्यालय का महत्व है। बालकों में शिष्टाचार और सहानुभूति तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के लिए घर की अपेक्षा विद्यालय ज़्यादा उत्तम स्थान है। बालक घर की चार दीवारी के अंदर इन दृष्टिकोणों को नहीं सीख सकता। विद्यालय एकमात्र वह साधन है जहाँ शिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है। विद्यालय बालकों को साक्षर बनाने के साथ उसमें सहयोग, उत्तरदायित्व एवं धैर्य इत्यादि भावनाओं को भी विकसित करता है। विद्यालय बालकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु हर संभव प्रयास करता है तथा उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। इसके साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करता है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक विकास होता है। विद्यालय समाज अथवा राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। समाज के द्वारा ये उद्देश्य भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इन बदली हुई आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति हम विद्यालय द्वारा ही करते हैं। विद्यालय राज्य के आदर्शों, विचारधाराओं एवं मान्यताओं का प्रसार करने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए सभी प्रकार के राज्यों, साम्यवादी, फासिस्टवादी तथा लोकतंत्रीय आदि में विद्यालय का ही स्थान है। विद्यालय ही शिक्षा का वह एकमात्र साधन है जो बालकों को विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। यह वातावरण शुद्ध, सरल व स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। विद्यालय समाज की निरंतरता और विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। टी.पी. नन ने लिखा है, विद्यालय को समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टी.पी. नन, अ nation's schools are organ of its life whose special function is to consolidate its spiritual strength, to maintain its historic continuity, to secure its past achievement and guarantee its future। विद्यालय बालकों को लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ नागरिकता भी शिक्षा देता है। इस प्रकार उपयुक्त तत्वों के आधार पर विद्यालय के महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, थोड़ा इसे भी नोट करे रहना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, अन प्लस औपचारिक। अन का अर्थ नहीं
तथा उपचार इस शब्द का उपचार से बना। उपचार का अर्थ है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ है व्यवस्थाहीन, अर्थात जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा न की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के ही स्वतः प्राप्त कर लेता है। जीवन में मनुष्य के अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों तथा माध्यमों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखते हैं वह साधन व माध्यम जिनकी जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें। उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह साधन, दूसरा पॉइंट, वह साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता किंतु अपने मूल स्वरूप में रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम का पेड़ का आकार, पत्तियों, फूल व फलों का आकार व रंग रूप कैसा होता है। इस प्रकार हम अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन तथा समाज पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन। इम्पॉर्टेंट, ये सब एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आपको खुद ही याद रहेगा। परिवार है, समुदाय है, धर्म है, राज्य है, रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्र अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है। ठीक है ना, याद रहना चाहिए। प्रोफेसर J.S. रॉस के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकास करना सिखाती है। सरल शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वह अनुभव है जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास तथा संस्था तथा साधन की स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से याद है ना। मतलब आपको कोई निश्चित टाइम नहीं होता, आप जब भी चाहो टेलीविज़न खोलकर देख सकते हो, उससे जो अनुभव प्राप्त कर सकते हो। परिवार में रहते हो, कोई निश्चित टाइम नहीं है, जब भी मन को जब भी मन चाहे कोई भी आके ज्ञान दे सकता है, उसे आप ग्रहण कर सकते हो। ठीक है ना। समुदाय, धर्म, सब राज्य, सब अनौपचारिक में आते हैं, तो आपको समझ में आएगा होगा। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, इसकी भी विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं सचेष्ट प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी ही अच्छी शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत है। एग्जाम्पल है ना, वही चीज़ समझ में आएगा होगा। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य तथा श्रम साध्य नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा सुखद और मनोरंजनकारी होती है। मोबाइल भी है ना, मोबाइल जब जी मन चाहे आराम से जो कुछ भी देख रहे हो, हमें सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा अभी है 7.8 पॉइंट है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। ठीक है, समझ गए हम भाई। अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा सांस्कृतिक प्रधान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को ही नहीं अधिक प्रभावित करती है, को कहीं अधिक प्रभावित है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा संस्कृत प्रधान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को कहीं अधिक प्रभावित करती है ना। जितना आजकल स्कूल में जाते हैं उतना कुछ नहीं सीखते हैं, उतना मोबाइल से लेकर सीख जाते हैं, बहुत कुछ बढ़िया, समझ रहे हैं ना। चलिए देख रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा का आयोजन तथा संग्रहण किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि औपचारिक शिक्षा
दिन प्रतिदिन उद्देश्य केंद्रित होती जा रही है। इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्य रहित होती है, किंतु सही अर्थों में ऐसा नहीं है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सचेत रूप से निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए हम औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य का सरलता के साथ उल्लेख कर लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य न होने के कारण हम इसका उद्देश्य नहीं बता पाते और यह कह देते हैं कि यह उद्देश्यहीन है। वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य अत्यंत व्यापक तथा सामान्यीकृत होते हैं, उनको कुछ शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। संक्षेप में अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य अंकित किए जा सकते हैं। व्यक्ति तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करते हैं, ये जीवन में उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करते हैं, सफल जीवन व्यतीत करने की योग्यता तथा विकास करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, पहलुओं तथा क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के साधन, मीडियम्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। चलिए देखते हैं क्या है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा का कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है। इसमें बालकों, युवकों तथा प्रौढ़ों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। अनौपचारिक अभिकरण का कोई निर्धारित कार्यक्रम सुनियोजित नहीं होता, इनके नियम भी निश्चित नहीं होते। साथ ही इसके द्वारा बालकों के आचरण को अप्रत्यक्ष आकस्मिक ढंग से शिक्षा दी जाती है। डीवी ने अनौपचारिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है कि बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है और कल्याण की प्रेरणा देती है। यह कथन और विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं, जैसे परिवार को बालक का प्रथम विद्यालय कहा जाता है। परिवार में प्राप्त शिक्षा बालक को उसके संपूर्ण शिक्षा का आधार प्रदान करती है। परिवार के महत्व को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि इसलिए विद्यालय में परिवार जैसा वातावरण बनाने की बात पर बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी और फ्रॉबल के किंडरगार्टन की अवधारणा, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मॉन्टेसरी और फ्रॉबल के किंडरगार्टन की अवधारणा इसका सर्वोत्तम उदाहरण। वहाँ पर परिवार जैसा माहौल उत्पन्न किया गया होगा। फ्रॉबल के अनुसार कक्षाएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा ही दी गई औपचारिकेतर शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट पेज। समुदाय, कम्युनिटी। परिवार के बाद बालक की शिक्षा का द्वितीय सीढ़ी समुदाय होता है। बालक समुदाय के संपर्क में आकर अनेक बातों को सीखता है। शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय विद्यालयों की स्थापना करता है। वह शिक्षा के उद्देश्यों का भी निर्धारण करता है। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। राज्य शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। शिक्षा का समुचित प्रबंध करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अच्छी शिक्षा द्वारा ही एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इस संबंध में अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा है कि उचित शिक्षा राज्य पर निर्भर है और एक उपयुक्त राज्य की स्थापना उचित प्रकार की शिक्षा द्वारा हो सकती है। परिवार समुदाय की तरह बालक राज्य से भी अनौपचारिक रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है। धार्मिक संस्थाएं एवं विभिन्न धर्म भी अपनी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ये शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। धर्म के माध्यम से बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जिस्टबर्ट के अनुसार धर्म ईश्वर व देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। पुस्तकालय एवं वाचनालय, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। पुस्तकालय एवं वाचनालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, याद रहना चाहिए। लाइब्रेरी आपके स्कूल में है, पुस्तकालय आपके स्कूल में है। पुस्तकालय जहाँ से आप किताब खरीदते हैं, लाइब्रेरी जब वहाँ पर आप किताब स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये संचित ज्ञान के भंडार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से मनुष्य अथाह ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और अपने ज्ञान को वृद्धि कर सकता है। इनमें उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपन्यासों आदि का अध्ययन करके व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हेतु ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में
दूरदर्शन में ऐसे अनेक अनेक कार्यक्रमों का प्रसारित किए जा सक रहे हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा शामिल होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण द्वारा देश भर में अपनी कक्षा चलाता है। चलिए देखते हैं अनौपचारिकता शिक्षा का महत्व। जनसंख्या का विशाल रूप, बढ़ता हुआ शिक्षा व्यय तथा औपचारिक शिक्षा की असफलता ने विश्व के शिक्षा शास्त्रियों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि वर्तमान औपचारिक शिक्षा के स्थान पर शिक्षा की अन्य व्यवस्था की खोज की जाए। इसी कारण से अनौपचारिक शिक्षा पर उनकी दृष्टि पड़ी। औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें इतने अनुभव प्रदान करती है कि वह मनुष्य के जीवन को ही एक शैली तथा दर्शन प्रदान कर देती है। औपचारिक शिक्षा केवल कुछ ज्ञान प्रदान करती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा हमें जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा हमें वह ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है जो हमारे जीवन में वास्तविक रूप से काम आता है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा हम जीवन के कुछ वर्षों तक सामान्यतः विद्यार्थी जीवन तक ही प्राप्त करते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण शिक्षा व्यय कम हो जाता है। ये हैं डिफरेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। चलिए देखते हैं इसका अंतर भी देख लेते हैं। अंतर का आधार, पहले क्षेत्र के आधार पर, उसके बाद औपचारिक शिक्षा फिर अनौपचारिक। क्षेत्र के आधार पर देखते हैं। इसका औपचारिक शिक्षा, इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल छोटा है। अनौपचारिक शिक्षा, इसका क्षेत्र व्यापक है, जैसे पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा स्टेट जो भी है, पूरा भारत। योजना औपचारिक शिक्षा में यह शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में योजना क्या है? इसकी पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती, इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है। अभिकरण क्या है? देखिए औपचारिक शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित हैं। विद्यालय एवं पुस्तकालय आदि इस शिक्षा के अभिकरण हैं। अनौपचारिक में देखते हैं परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय एवं धार्मिक संस्थान आदि शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं। उद्देश्य क्या है देखते हैं। औपचारिक शिक्षा में इस शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। और अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। और शिक्षण विधियाँ औपचारिक में देखते हैं। इसमें शिक्षण विधियाँ कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं। और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ क्या हैं? इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं होती, अनुभव ही बालक को शिक्षा का प्रदान करते हैं। पाठचर्या देखते हैं अनौपचारिक में। औपचारिक में क्या है? पाठचर्या। इसका पाठचर्या पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। अनौपचारिक में देखते हैं पाठचर्या क्या है। इस प्रकार की शिक्षा का कोई निर्धारित पाठचर्या नहीं होता, संपूर्ण जीवन ही इसका पाठचर्या होता है। समझ में? अवधि कितनी होती है औपचारिक की? इसमें प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर के पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। और अनौपचारिक में अवधि कितनी होती है? इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। बालक जन्म से जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। शिक्षक औपचारिक में शिक्षक का क्या काम है? इस शिक्षा को प्रदान करने का कार्य विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे शिक्षक के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा। और इसके द्वारा अनौपचारिक में क्या है? इस शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और स्थान में देखते हैं औपचारिक में, यह शिक्षा केवल विद्यालय में ही दी जाती है। औपचारिक शिक्षा तो विद्यालय में दी जाएगी। अनौपचारिक में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। प्रमाण पत्र औपचारिक में इस शिक्षा में परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। और अनौपचारिक में इसमें किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। निरौपचारिक शिक्षा क्या है देखते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा स्वरूप के दो विषम रूप औपचारिक तथा अनौपचारिक हैं। इसमें औपचारिक स्वरूप पूर्ण नियंत्रणवादी, जिसमें शिक्षा के हर पहलू पर नियंत्रण होता है। इसमें कक्ष प्रवेश, पाठचर्या, शिक्षण विधि, अनुशासन, परीक्षा, स्थान, आयु एवं योग्यता आदि के सभी नियंत्रित होते हैं। शिक्षा का दूसरा रूप अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें सभी
कुछ पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं, कुछ अनिश्चित होता है, कुछ निश्चित होता है। इसमें न कक्षा, कक्ष, न पाठचर्या, न परीक्षा और न ही अनुशासन आदि है। वर्तमान में इन पूर्ण नियंत्रित और नियंत्रित स्वरूपों के बीच एक नया रूप शिक्षाविदों ने विकसित किया है। शिक्षा के इस नए स्वरूप को निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं निरौपचारिक क्या है। चलिए, निरौपचारिक शिक्षा न केवल पूर्ण रूप से अनियंत्रित होता है, निरौपचारिक शिक्षा न तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित है जैसा कि अनौपचारिक शिक्षा होती है, और न ही पूर्ण रूप से नियंत्रित है जैसा कि औपचारिक शिक्षा होती है। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण भी होता है, अर्थात विद्यार्थी जहाँ कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित रहता है वही साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में अनियंत्रित भी रहता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में यदि ठीक है तो कहीं और किसी मामले में अनियंत्रित रहते हैं, है ना। समझ लीजिए, उदाहरण के लिए निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि के क्षेत्र में विद्यार्थी पर कोई बंधन नहीं होता, किंतु पाठ्यक्रम, परीक्षा जैसे क्षेत्र में नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की भी व्यवस्था है। यह शिक्षा का नियंत्रित पक्ष है, किंतु छात्र की पूर्व योग्यता, स्थान, आयु आदि के संबंध में इसका कोई नियंत्रण नहीं है। यह शिक्षा का अनौपचारिक पक्ष है। संक्षेप में निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के कुछ पक्षों को मिलाकर बनाई गई है। इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा NE बराबर औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन प्लस इनफॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा के साधन क्या है? मीडियम्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा एवं सतत शिक्षा की व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही जाती है। ये वह साधन हैं जो इन युगों व प्रौढ़ों के वरदान सिद्ध हुए हैं, जो शिक्षा के वास्तविक रूप से निर्धारित की गई आयु में अपनी शिक्षा को पूरा न कर पाए हों। अतः वे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाए हों और साक्षर होना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के साधन निम्नलिखित हैं। दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन, मुक्त विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, शैक्षिक रेडियो, एजुकेशनल रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन, एजुकेशनल टेलीविजन। दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन क्या है देखते हैं। दूरवर्ती शिक्षा एक गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल विधि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं आना पड़ता, बल्कि वह अपने स्थान पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बोर्ग होमवर्क 1981 के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार जो शिक्षा के निरंतर तत्कालीन शिक्षण में नहीं है, उसे दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा एक ऐसा अधिगम अवसर है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संख्या के मध्य की भौतिक दूरी को कृत्रिम निर्देशक के द्वारा दूर किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा के अन्य नाम भी प्रचलित हैं, जैसे पत्राचार शिक्षा, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, गृह अध्ययन, होम स्टडी, बाह्य अध्ययन, एक्सटर्नल स्टडी, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन, परिसर से बाहर अध्ययन, ऑफ कैंपस स्टडी, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग, स्वतंत्र अध्ययन, इंडिपेंडेंट स्टडी, बहुमाध्यम शिक्षा, मल्टीमीडिया एजुकेशन। चलिए ठीक है, देखते हैं निरौपचारिक में। दूरवर्ती शिक्षा के कार्य, नौकरी में लगे व्यक्तियों के लिए आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तथा व्यावसायिक प्रगति, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु दूरवर्ती शिक्षा के कार्य हैं। देखिए, स्वास्थ्य की प्रवृत्ति के विकास हेतु, ज्ञान के उन्नयन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटी। 1962 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इस संकल्पना को लिखित रूप से हेराल्ड विल्सन ने सन 1963 में प्रस्तुत किया। अतः प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में हुई। याद रखना है, जी के तैयार हो रहा है।
प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में हुई। मुक्त विद्यालय व मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं देखते हैं। मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं का कोई बंधन नहीं होता। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट टीएमए के द्वारा अनवरत मूल्यांकन की व्यवस्था हो। इसके साथ ही छात्रों की सहायता के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी आयोजित किए जाते हैं। भारत या इसके बाहर के क्षेत्रों के लिए भी इसके द्वार खुले हुए हैं। शिक्षण की तकनीकों में विविधता व खुलापन होता है। शैक्षिक रेडियो, एजुकेशनल रेडियो। भारत में रेडियो की सहायता से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कलकत्ता रेडियो केंद्र द्वारा 1937 में प्रारंभ हुआ। शैक्षिक प्रसारण तथा विचार विनिमय का यह एक सशक्त साधन है तथा व्यापक रूप से शिक्षा के प्रति उचित वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। वह शैक्षिक रेडियो के विकासात्मक पक्ष इस प्रकार हैं। नेटवर्क प्रसारण, नेटवर्क की स्थापना, विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों की तैयारी एवं निर्माण। शैक्षिक कार्यक्रम क्या है देखिए। शैक्षिक रेडियो के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। विद्यालय प्रसार, स्कूल ब्रॉडकास्ट, विश्वविद्यालय प्रसार, यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट, कृषि एवं घरेलू प्रसार, एग्रीकल्चरल एंड होम बेस्ड ब्रॉडकास्ट, प्रौढ़ शिक्षा एवं सामुदायिक विकास परियोजना, एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, भाषा अधिगम परियोजना, लैंग्वेज लर्निंग प्रोजेक्ट। शैक्षिक दूरदर्शन क्या है देखते हैं। इस संचार का एक सशक्त साधन है। यह अभिकरण शिक्षा को वास्तविक रूप से आजीवन शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह जन सामान्य की कानूनी शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा आदि की जानकारी देने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। शैक्षिक दूरदर्शन की निर्माण प्रक्रिया निम्नवत है। नियोजन, प्लानिंग, निर्माण पूर्व की तैयारियां, प्री प्रोडक्शन प्रिपरेशन, कार्यक्रम का वास्तविक निर्माण, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। चलिए देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा निरौपचारिक शिक्षा क्लब, एडवांटेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा के पक्षधर निरौपचारिक शिक्षा के लाभों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंधी बढ़ती हुई मांग को सरलता के साथ पूरा कर सकती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बंधन युक्त वातावरण से विद्यार्थियों को मुक्त दिलाती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय तथा प्रति छात्र व्यय को कम करने में सहायक है। निरौपचारिक शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के समान मापन के योग्य नहीं है, इसका मापन किया जा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्थाओं के कारण शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में भी एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इस कारण छात्र व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ हो रहता है। निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित होता है। इस शिक्षा में आयु, जाति, स्थान, लिंग, धर्म, योग्यताएं आदि का बंधन न होने से शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहती है। इससे उन दुरह निर्गम तथा जटिल स्थानों में रहने वाले सरलता से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहां अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं होता। जहां स्कूल नहीं है वहाँ पर भी ये जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत काम आती है। जैसे आप मोबाइल ही लिए हैं, कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। नॉन फॉर्मल है ही ना, जिसमें औपचारिक और निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं शामिल होती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो मोबाइल भी इसमें आ जाता है, ठीक है। आप यूट्यूब खोलकर कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं इससे। हाँ चलिए ठीक है। अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर, लास्ट पॉइंट है, आराम से देखिएगा। अंतर के आधार, क्षेत्र के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। मापन, अनौपचारिक शिक्षा में न तो मापन संभव और न मापन की व्यवस्था है। निरौपचारिक शिक्षा में मापन संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी होती है। जैसे समझा दूँ, यूट्यूब पर आप कितने घंटे वीडियो देखते हैं, इसका मापन दिया रहता है। अनौपचारिक शिक्षा में आप मापन नहीं कर सकते, समझा। आप परिवार से क्या सीख रहे हैं उसका मापन कर सकते हैं क्या? टाइम देखते रहते हैं क्या? नहीं ना। पाठ्यक्रम, इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं होता अनौपचारिक में। और निरौपचारिक में इस शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है।
बिल्कुल। आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो क्या कितना पाठ्यक्रम निश्चित है, कितना आपको पढ़ना उतना निश्चित होता है ना, उतना ही पढ़ते हैं ना। साधन, अनौपचारिक शिक्षा में साधन सीमित नहीं है, निरौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित हैं। संस्था, अनौपचारिक शिक्षा ना तो व्यवस्थित होती है और ना इसकी व्यवस्था करने वाली कोई विधिवत संस्था है। और निरौपचारिक, यह शिक्षा व्यवस्थित तथा सचेष्ट होती है, इसकी व्यवस्था करने वाली कोई एक संस्था होती है। चलिए ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में फिर से एक यूनिट 1 का ना, हाँ तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ा भी दिए हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप दोबारा तिबारा जितनी बार भी आप सुनना चाहें, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी हुई है, सारी चीज़ें सारी लाइनें बोली हैं मैंने, ठीक है ना। तो आप आराम से समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रिवीजन करना हो तो फटाफट आप वीडियो को प्लेबैक स्पीड आप बढ़ाकर 1x 2x 1.5x आप बढ़ाकर भी आराम से देख सकते हैं। मैं बहुत आराम से बोला हूँ, ठीक है ना, इसमें वीडियो में, तो आप आराम से सुन सकते हैं, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो अगला वीडियो आएगा बढ़िया, उसके लिए भी आप मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, अपलोड कर दूँगा जल्दी ही। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यार। जितने भी स्टूडेंट हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यूनिवर्सिटी से जो संबंधित हैं कॉलेज हैं, उसमें जिसमें जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह लाभदायक वीडियो है। तो आप सभी छात्रों को से निवेदन है कि आप इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे बार बार देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।